भारती। पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप भुरके से अमरकांत दुबे की बातचीत। विषय है किडनी से जुड़ी समस्याएं और समाधान। तो सुनिए ये बातचीत। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत, हाजिर हूं आपके अपने प्रोग्राम सेहतनामा में। आज हमने किडनी की बीमारी से के जो विशेषज्ञ हैं, जिनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको आमंत्रित किया है और विख्यात डॉक्टर संदीप भुरके। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब विविध भारती के इस सेहतनामा प्रोग्राम में। नमस्कार। जैसे कि मैं अभी बात कर ही रहा था कि लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशाब ज्यादा आए तो भी तकलीफ है, कम आए तो भी तकलीफ है, अगर पेशाब आने में कोई परेशानी हो और रुक रुक के आ रहा हो, पेशाब में जलन हो रही हो, तो ये सारी चीजें कई बार लोग बड़े हल्के में ले लेते हैं। कई बार ये उतनी गंभीर ना होते हुए भी लोग इसे गंभीर ले लेते हैं। तो थोड़ा सा लोगों की जो ये कंफ्यूजन है, जो भ्रांति है कि ये किडनी की बीमारियां किस तरह से होती हैं, और जो डायबिटीज को लेके लोगों का एक जो भ्रम बना हुआ है कि डायबिटीज जो है वो किडनी को सीधे असर करती है या नहीं करती है, या डायबिटीज की वजह से पेशाब होती है, तो ये सारी बातें थोड़ा सा अगर आप क्लियर करें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे शरीर में जो किडनी होती है वो दो होती हैं, और वो पेट में नहीं होती, पेट के पीछे होती है, यानी रीढ़ की हड्डी के बाजू में होती है जी। तो किडनी की वजह से जो हम जानते हैं कि पेशाब तैयार होता है, तो किडनी बहुत सारे अलग काम भी करती है। किडनी की वजह से हमारे हड्डियां जो रहती है, बोन्स रहते हैं, वो मजबूत रहने में, ताकत आने में सहयोग होता है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है, खून है, उसकी जो मात्रा है उसको मेंटेन करने में, उसको ठीक रखने में किडनी का सहयोग होता है। और हम जो पानी पीते हैं उसके ऊपर से जो पेशाब बनती है वो किडनी निकालती है। तो जो डायबिटीज शब्द है, वो डायबिटीज शब्द का मतलब ही है कि पेशाब ज्यादा होना। और डायबिटीज मेलिटस जो शब्द है, डायबिटीज मेलिटस डीएम जो बोलते हैं, तो मेलिटस यानी शर्करा जी, शुगर। तो उस वक्त 5000 साल पहले जब हमारे मुनि थे, ऋषिवर थे, वो देखते थे कि कोई कोई मरीज थे, उनके पेशाब को चींटी लगती थी। तो उस वक्त उनको पता चला कि इसको कोई तो अलग बीमारी है। तो उसके ऊपर से शब्द निकला डायबिटीज मेलाइटस, कि इसका मतलब है कि शरीर में शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो शुगर किडनी के ऊपर से ओवरफ्लो होके पेशाब में आ जाती है। अच्छा। हमेशा अपनी जो दो किडनियां होती है, जो भी शुगर फिल्टर होता है उसको वापस अंदर खींच सकता है, वो नॉर्मल लेवल में रहता है। लेकिन जब उसका ओवरलोड हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्कर हमारे शरीर के खून में हो जाए, तो वो पकड़ नहीं पाती और वो बाहर निकलता है। तो इसकी वजह से यूरिन के टेस्ट में भी शुगर आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि यूरिन में शुगर आने की वजह से डायबिटीज़ हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो तभी ब्लड का चेकअप हम करते हैं और हमें पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गया है जी। तो डायबिटीज़ हम कहेंगे कि नंबर 1 बीमारी है जो किडनी के ऊपर तकलीफ देती है। आपने जो शब्द यूज़ किया कि डायबिटीज़ डायरेक्ट किडनी के ऊपर तकलीफ दे सकती है, ये पॉसिबल है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल अनिवार्य है। डायबिटीज़ हमारी शक्कर जो खून में है उसको कम करने के लिए हम टैबलेट्स लेते हैं, गोलियां लेते हैं, या इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे शुगर कंट्रोल हो जाती है, शक्कर कंट्रोल हो जाती है, और उसके बाद में हमारे किडनी के ऊपर जो असर होने वाला है वो कम हो जाता है। किडनी के ऊपर जो असर के तकलीफ जो होती है डायबिटीज़ की, उसमें अलग अलग प्रकार है। एक तो शक्कर होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है।
तो पेशाब में जलन होता है और पेशाब में पस जाता है, मवाज जाता है, तो ये एक बीमारी हो सकती है। दूसरी बीमारी किडनी के ऊपर डायबिटीज़ का असर होने की वजह से किडनी का जो काम करने का जरिया है वो खराब हो सकता है, तो उसकी वजह से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है। इसमें शुरुआत में यूरिन में प्रोटीन जाने को शुरुआत हो जाता है। प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, जो हम अंडा बोलते हैं, अंडे का जो सफ़ेद रहता है वो अल्बुमिन होता है जी, तो वो ही प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन जब पेशाब में फिल्टर यूजुअली थोड़ी मात्रा में जो होता है वो वापस खींचा जाता है, लेकिन जब डायबिटीज़ की वजह से वो किडनी का फिल्टर जो रहता है, छाछनी जो होती है जो खून को फिल्टर करती है, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, वो जब खराब हो जाता है तो फिर प्रोटीन बाहर निकल जाता है यूरिन में और वो प्रोटीन यूरिन में आ जाता है, तो इसको हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तो इसको बीमारी बोलते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी लीडिंग टू प्रोटीन यूरिया। तो प्रोटीन जब यूरिन में जाता है इसका मतलब है कि डायबिटीज़ का असर किडनी के ऊपर हो चुका है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर ये परमानेंट होता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोटीन की बात की, यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ शक्कर ज्यादा होने से डायबिटीज हो, प्रोटीन ज्यादा होने से भी किडनी पे असर हो सकता है? नहीं, ये एक अलग चीज़ भी है कि डायबिटीज़ के न होते हुए, शक्कर की बीमारी न होते हुए भी यूरिन में प्रोटीन जाता है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन ये इतनी आम बीमारी नहीं है डायबिटीज़ के जैसा। तो डायबिटीज़ के बारे में अगर मैं और बोलूँ तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी जब आगे और बढ़ती है, फिल्टर और ख़राब हो जाते हैं, तो यूरिन में जो प्रोटीन जाता है वो एक बात तो है, लेकिन दूसरा जो खून में पॉइजन होता है, जो हम बोलते हैं कि मेटाबोलाइट्स होता है, खाना हजम होने की वजह से जो जहर बनता है उसको क्रिएटिनिन बोलते हैं। आप में और मुझ में वो नॉर्मल लेवल 1 है, सब में रहता है, लेकिन उसको मेंटेन करता है किडनी, उसको बाहर निकालता है। तो जब किडनी का फिल्टर खराब हो जाए तो वो फिल्टर नहीं रहता और वो खून में अंदर रह जाता है, तो उसको क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, उसको फिर बाद में किडनी वीक हो गई बोलते हैं, कमज़ोर हो गई बोलते हैं। और फाइनली थोड़े सालों के बाद में अगर किडनी के ऊपर असर कंटिन्यू रहा डायबिटीज़ का, तो फिर हम बोलते हैं कि किडनी बिल्कुल ही काम करने की बंद हो जाए और फिर वो डायलिसिस पे चला जाता है पेशेंट, यानी खून सफाई के मशीन पे उनको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वहां तक हम बाद में पहुंचेंगे, लेकिन जैसे अभी हम डायबिटीज की ही बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें और भी जानना चाहूंगा। शक्कर या प्रोटीन, ये सारी चीजों का आपने बताया, कई बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति जो है तो आनुवांशिक रूप से उसको एक तो डायबिटीज मिल जाती है, दूसरा कई बार ये कहा जाता है कि साहब ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहता है, अवसाद में रहता है, इसलिए भी डायबिटीज़ हो गई। तो ये जो इस तरह की डायबिटीज़ होती है, जो बंदा शक्कर भी बराबर ले रहा है, खान पान भी सही है, उसका प्रोटीन का भी मामला सब सही है, लेकिन बावजूद उसको डायबिटीज़ हो रही है, तो ये इस तरह की डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा बताएं, चूंकि बात चल रही है तो ये भी थोड़ा क्लियर करें। तो हम इंडियंस जो हैं, हम लोग को मेटाबॉलिक सिंड्रोम करके ये एक बीमारी बताई गई है। इसमें ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, रक्तदाब और शक्कर की बीमारी डायबिटीज़ और खून में चर्बी यानी फैट का ज़्यादा रहना, ये 3 बीमारी एक साथ हो जाती है। तो ये हमारा इंडियन होने की वजह से कहा जाता है। हमारा खान पान का भी ज़रिया थोड़ा अलग है। जापानीज़ लोग जो है वो उबला हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं और हम तेल और घी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी हम इंडियन होने की वजह से और हमारे खाने की रीत, उसकी वजह से, फूड इनटेक की वजह से हमारे वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और खून में चर्बी, हाइपरलिपिडेमिया, ये सब साथ में आता है। तो इसकी वजह से फिर हमारे जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसकी वजह से जो डायबिटीज होती है वो डायबिटीज फिर किडनी को किस तरह से इफेक्ट करती है? आप जो बोल रहे हैं वो जेनेटिक डायबिटीज़ है, जो फैमिली में रन करती है कि अगर किसी पेशेंट की माँ को डायबिटीज़ है तो उसको भी डायबिटीज़ होती है, ये भी देखा गया है। और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि डायबिटीज़ और जल्दी हो जाता है, कम उम्र में हो जाता है, 40 साल की उम्र में हो जाता है, 30 साल की उम्र में हो जाता है, और वो कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं होता है, उसको गोलियों की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। तो इसमें परहेज, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और गोलियां और फाइनली इंसुलिन का ज़रूरत पड़ता है, उससे ही वो डायबिटीज़ शक्कर कंट्रोल में आता है। डॉक्टर साहब, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, पेशाब में जो ये हमारा संक्रमण जिसको कहते हैं, इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, ये किसी तरह का अगर इन्फेक्शन पेशाब में हो जाता है तो वो किडनी को किस तरह से इफेक्ट करता है? अभी हम जब कहेंगे कि मैंने घर में शक्कर गिरा दी जी, तो चींटी आ गई,
तो उसकी तरह ही जब पेशाब में शक्कर ज़्यादा हो, डायबिटीज़ का मरीज़ हो, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। जब डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, पेशाब में शक्कर नहीं रहेगी, तो इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होता है। और जब डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं हो, खून में शक्कर बहुत ज़्यादा हो, तो पेशाब में शक्कर आ जाता है और फिर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अगर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके खून में शक्कर ज़्यादा है क्या। यूरिन रूटीन करके टेस्ट किया जाता है, जिसमें कंफर्म किया जाता है, चेक किया जाता है कि आपके पेशाब में इन्फेक्शन है, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, पस जो बोलते हैं, वो है कि नहीं। और यूरिन कल्चर करके रिपोर्ट किया जाता है। यूरिन कल्चर रिपोर्ट में कौन सी बैक्टीरिया है और वो कौन से एंटीबायोटिक को हेल्प करेगी उसके ऊपर, वो हमें पता चलता है। तो जो भी पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन रहेगा, एक तो हम उसको बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पियो, तो उससे यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, और फिर उसका यूरिन टेस्टिंग को भेज के फिर हम एंटीबायोटिक और सिंपल दवाइयाँ भी ऐड करते हैं जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाए, और डायबिटीज़ चेक करते हैं। अगर उम्र वाला पेशेंट है तो फिर हम उनका सोनोग्राफी भी उस वक्त ही करा लेते हैं, क्योंकि उम्र वाले पेशेंट में कभी कभी पथरी का बीमारी हो सकती है, या फिर प्रोस्टेट जो मर्दों में होता है, पौरुष ग्रंथि, उसका तकलीफ हो सकती है। अगर औरत है तो फिर उनको औरत की जगह से भी इन्फेक्शन पेशाब में जा सकता है, तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट से उनका एक बार चेकअप किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात कही कि इन्फेक्शन जो होता है मूत्र मार्ग में या मूत्र में, इसकी इलाज के लिए आप ये देखते हैं कि उसमें शुगर है या नहीं है, लेकिन कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी पेशाब में इन्फेक्शन होता है, यंग लोगों को भी होता है। तो ये जरूरी है कि ये इन्फेक्शन तभी होगा जबकि आपके पेशाब में शक्कर ज्यादा होगी? क्या बगैर इसके पेशाब का इन्फेक्शन नहीं हो सकता? बगैर उसके भी हो सकता है। अगर वो यौन संबंध से हुआ है तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD कहते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि एक ही अपना पार्टनर रखे, बाहर सेक्स ना करे, और कॉन्डोम का इस्तेमाल करे। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं उससे मूत्र मार्ग से जो इन्फेक्शन आर पार जाते हैं उसमें बहुत मदद होती है। जी। और अभी आपने बातचीत के दौरान ये कहा कि पथरी और प्रोस्टेट, ये दो एक बीमारियों के नाम लिए, ये भी कुछ ऐसी बीमारी हैं जो धीरे धीरे आम होती जा रही हैं। हर कहीं सुनाई दे रहा है कि भाई मुझे तो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया, मुझे यहाँ स्टोन हो गया, मुझे वहाँ स्टोन हो गया, और इससे भी पीड़ित हैं लोग। तो ये मूत्र मार्ग का जो स्टोन होता है, मूत्र मार्ग की जो पथरी होती है, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को थोड़ा जागरूक करने के हिसाब से अगर कुछ आप कह सकें। जो गॉल ब्लैडर की पथरी आपने कही, पित्त की थैली में जो पथरी होती है, वो एक अलग ही चीज है। मूत्र मार्ग की जो पथरी होती है वो तैयार होती है किडनी में, और फिर वहां से वो नीचे उतरती है। तो किडनी से जो नीचे कनेक्शन है पेशाब की थैली तक, उसको यूरेटर कहते हैं, मूत्र नलिका। तो उसमें वो फंस सकती है। जब उसमें वो फंसती है, उसी वक्त हमें जो बोलते हैं दर्द होता है, किडनी का दर्द होता है, पथरी का दर्द होता है, वो होता है क्योंकि जो पथरी किडनी में ऊपर बैठी हुई है वो हिलती नहीं है, तो उसके वजह से हमें दर्द कभी होता नहीं है। जब वो पथरी सरकती है, नीचे आती है, तभी हमें महसूस होता है कि हमें दर्द हो रहा है और पता चलता है कि मुझे कुछ पथरी था। तो इस वक्त हम सोनोग्राफी और CT स्कैन करके पता लगाते हैं कि पथरी है, और फिर उसके अगर चोकअप है, अगर पेशाब ऊपर अटक गई है, तो फिर उसको हमें सिस्टोस्कोपी करना पड़ता है। उसमें हम दूरबीन डालते हैं पेशाब की जगह से, और DJ स्टेंट करके स्प्रिंग लगाते हैं अंदर। उससे वो फंसा हुआ पेशाब पहले नीचे उतरता है, ऊपर का सूजन जो रहता है किडनी के ऊपर, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, अटकाव जो रहता है वो उतर जाता है, और उसके 1 महीने के बाद में वो DJ स्टेंट निकालते हैं, और उस पथरी का हो सके तो लेजर करते हैं, या फिर उसको बास्केटिंग करके बोलते हैं, उससे वो निकालते हैं। तो ये बगैर सर्जिकल तरीके के और कोई तरीका नहीं है? दवाइयों से नहीं निकलती है पथरी? अगर 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, यानी राई के दाने से छोटी अगर पथरी रहेगी तो वो 90%, 90% बाहर निकलने का चांस रहता है। फिर भी वो अटक सकती है। अगर नलिका में कोई चोकअप पहले से हो तो वो अटक सकती है। तो वो सोनोग्राफी में पता चलता है कि ऊपर कोई अटकाव है क्या। अगर कोई अटकाव है, चोकअप है, तो फिर उसको वो दूरबीन से किया हुआ अच्छा रहता है, क्योंकि एक बार वो पथरी उधर अटकाव में आके फंस गई तो उस बाजू की जो किडनी है वो अटकी हुई रहती है, लेकिन दूसरे बाजू की किडनी अच्छी रहती है, तो बाहर जो पेशाब आती है वो बराबर आती है। लेकिन एक तरफ की किडनी पूरी चोकअप है, वो काम नहीं कर रही, काम नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से पता नहीं चलता कि उस किडनी के ऊपर तकलीफ कितना है।
इसके लिए हर एक किडनी पेशेंट जिसको स्टोन रहता है, पथरी रहता है, उसको हम साल में एक बार सोनोग्राफी करने का हमेशा सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, ये पथरी का मरीज जो है, जो आपके पास आया, उसको अगर लग रहा है कि मुझे पथरी है या मुझे इस तरह की परेशानी है, तो उस दौरान जब तक कि उसकी वो पथरी निकलती नहीं, उस दौरान उसको खान पान का किस तरह से, क्या परहेज या किस तरह से रखना चाहिए अपनी खान पान को? तो उसमें हम जो दूध रहता है उसमें कैल्शियम रहता है, तो कैल्शियम वाली चीज़ें कम लेने को बोलते हैं। तो दूध, भिंडी, टमाटर जिसमें दाने रहते हैं उसमें भी कैल्शियम रहता है, तो वो सब हम कम खाने को बोलते हैं। और मेनली हम पानी ज़्यादा पीने को बोलते हैं, क्योंकि जितना हम वो सॉल्ट्स रहते हैं जिससे पत्थर बनता है, तो वो जितना डाइल्यूट हो जाए वो बेटर है। डॉक्टर साहब, मैं इस बात को वैसे ही आगे बढ़ाऊंगा। अभी हमने पथरी की बात कर ली, अब प्रोस्टेट नाम की एक बीमारी का भी आपने जिक्र किया। प्रोस्टेट ये किस तरह की बीमारी है? ये किस उम्र में ज्यादा होती है? इससे क्या तकलीफ होती है और ये कितनी भयावह है? तो अभी जो प्रोस्टेट, उसको पौरुष ग्रंथि बोलते हैं, तो ये सिर्फ मर्दों में होती है, क्योंकि औरतों का स्ट्रक्चर अलग है और मर्दों का स्ट्रक्चर अलग है। तो पेशाब की जो थैली है उससे जो मूत्र मार्ग बाहर निकलता है, उसकी जगह पे पौरुष ग्रंथि अंदर रहती है। तो जब हमारी उम्र 50-60 के ऊपर हो जाती है, तो उम्र के हिसाब से वो प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है जी, क्योंकि हार्मोन में चेंजेस हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में कम हो जाता है, तो हम गंजा हो जाते हैं और नीचे प्रोस्टेट बढ़ जाता है। तो जो प्रोस्टेट बढ़ता है उसकी वजह से फिर पेशाब की जो बाहर आने वाली मूत्र मार्ग है उसमें चोकअप आ जाता है और फिर पेशाब अंदर फंस जाता है पेशाब की थैली में। और जो हम कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको पेशाब करने में देर लगती है, क्योंकि पेशाब बाहर आ नहीं सकती, धीरे धीरे आती है। पेशाब की धार रहती है वो दूर नहीं गिरती, पैर में गिरती है और उनको बहुत ज़्यादा देर लगती है। फिर पेशाब में इन्फेक्शन, संक्रमण भी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सोनोग्राफी करके देखते हैं कि ये पौरुष ग्रंथि का साइज 30 ग्राम 40 ग्राम से ऊपर हुआ है क्या। फिर अगर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, 100 ग्राम 110 ग्राम वगैरह है, तो यूजुअली उसको हमें सर्जरी करना पड़ता है। वो भी दूरबीन से होता है, पहले जैसे पेट काट के बड़ा सर्जरी होता था वैसे अभी होता नहीं है। और अगर वो 30 ग्राम 35 ग्राम 40 ग्राम, तो फिर उसके लिए हमें गोलियां दे के उसका साइज पहले कम करते हैं। और अगर उस पे ही अगर पेशेंट ठीक है तो फिर कोई ऑपरेशन की जरूरत रहती नहीं है। ये जब पौरुष ग्रंथि बढ़ जाती है तो उस दौरान जो पेशाब की तकलीफ होती है, तो 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि जिस समय इस तकलीफ से वो जूझ रहा है बंदा, उस समय जब वो पेशाब के लिए उसको देर लग रही है, तो क्या सिर्फ एक रुक के पेशाब आना या किसी तरह का दर्द या और कोई परेशानी भी होती है? दर्द तो नहीं होता, लेकिन पेशाब की धार पतली होती है बोलते हैं पेशेंट, कि पेशाब जोर लगाना पड़ता है। अब पेशाब करने के बाद भी लगता है कि अंदर थैली में पेशाब और भी अंदर अटकी हुई है जी। और जब पेशाब अंदर अगर अटकाव है, तो जब पेशाब सोचे कि मुझे भी पेशाब करना है तो भाग के पेशाब के लिए जाना पड़ता है, नहीं तो कपड़े में छूट जाएगा। तो ये सब उसको हम बोलते हैं लट्स, यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। ये सब बताते हैं कि पौरुष ग्रंथि का तकलीफ शायद है। तो इस तकलीफ की वजह से यूरिन को होल्ड करने की ताकत भी खत्म होने लगती है? यूरिन ऑलरेडी अंदर अटकी हुई रहती है और वो ओवरफ्लो हो जाती है, तो इसकी वजह से जो होल्डिंग पावर ऑफ ओवरफ्लो है वो कम रह जाती है। जी। क्या कभी ऐसा भी होता है कि उसको पता ना चले और पेशाब हो जाए? हाँ, वो भी पॉसिबल है, लेकिन मेनली उनको पेशाब करते हुए पता चल जाता है कि मेरी धार कम है, इसके लिए वो ज़्यादा देर तक खड़े भी रहते हैं जी। तो अंदर जितना हो वो बाहर निकालने का कोशिश हम तो करते ही हैं। नहीं, कई बार ओल्ड एज में कई मरीजों को यूं भी होता है कि उनको एहसास ही नहीं होता कि उन्हें पेशाब लगी है या पेशाब होने वाली है, और वो पेशाब पैंट में या सोते हुए तो उनको एडल्ट डायपर लगा देते हैं और उनको ब्रेन का चेकअप करना पड़ता है। उसका प्रोस्टेट से लेना देना नहीं होता, कम रहता है, ब्रेन से ज्यादा रहता है। अगर पता ही ना चले कि पेशाब हो रही है, कपड़े में छूट रही है, डायपर लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ब्रेन में कोई माइनर पैरालिसिस होने का चांस है। अब यही एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, कई बार ये होता है कि कुछ जन्मजात बच्चों में कई बार मूत्र मार्ग की जो बीमारियां होती हैं वो पैदाइशी होती हैं, कि बच्चा जब पैदा हुआ है तभी से उसको इस तरह के उसकी जो मूत्र नलिका है उसमें कुछ तकलीफ है। तो ऐसे भी पेशेंट आपके पास आते होंगे, इसके बारे में भी कुछ अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे पेशेंट जो जन्मजात ही तकलीफ है, उसमें जो लड़के होते हैं
उनमें पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व करके तकलीफ रहती है। जो पेशाब की थैली है उसका जो अंदर से ओपनिंग है जहाँ से पेशाब बाहर आती है, उधर एक पर्दा जैसा रहता है, तो उस पर्दे की वजह से पेशाब अंदर अटक जाती है, वो वाल्व मैकेनिज्म रहता है। तो जब ये पता चले कि पेट के अंदर बच्चा है और उसके किडनी के ऊपर सूजन है, अटकाव है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो जब ये बच्चा यानी मर्द बच्चा लड़का जब पैदा हो तो उसी दिन उसको दूरबीन डाल के वो पर्दे को निकालना पड़ता है जी। क्योंकि वो पर्दा आगे किडनी को डैमेज कर सकता है, तकलीफ दे सकता है और दोनों किडनी के ऊपर खराबी आ सकती है। तो उसको उसी दिन, जन्म के दिन ही उसको दूरबीन से वो पर्दा हटाना पड़ता है, उसको सिस्टोस्कोपी करनी पड़ती है। तो ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब तब की जबकि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है तब उसके बारे में, लेकिन जो बच्चा पैदा हो गया उसके बाद अगर उसको पेशाब की तकलीफ कुछ समझ में आ रही है तो वो किस तरह की तकलीफें होती हैं? पेशाब में अटकाव होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, ये इतना कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है, लेकिन ये हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है छोटे बच्चों में तो उनका पहले सोनोग्राफी करके देखना पड़ता है कि जन्म से ही किडनी में अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई तकलीफ है क्या, उसका जो मूत्र मार्ग है, मूत्र नलिका है, उसमें कोई तकलीफ है क्या। तो ये इतनी आम बीमारी नहीं है जी। लेकिन हो जाए तो सोनोग्राफी करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, अभी अपने इस जवाब में ही आपने एक बात कही, किडनी में सूजन आना। किडनी में सूजन किन किन कारणों से आती है और किडनी में सूजन आ जाए तो तकलीफ क्या होती है? तो अभी हम जो बोलते हैं किडनी का जो मास है, जो काम करने की उसकी ताकत है, वो फिल्टर्स की वजह से उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो जब उसके ऊपर जो फिल्टर है, जो छासनी है जिसमें से फिल्टर होता है, खून और पेशाब तैयार होता है, उसके ऊपर जब तकलीफ हो जाए तो फिर वो फिल्टर काम नहीं करने की वजह से प्रोटीन यूरिन में आ जाता है, तो उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। ये तो अभी आपने बताया था। हाँ, तो उसी चीज को हम किडनी की सूजन बोलते हैं। अच्छा। और जो पेशाब की नलिका जो है, यूरेटर जो है, उसमें अगर स्टोन हो या फिर नीचे पौरुष ग्रंथि बढ़ गई और पेशाब की थैली में अटकाव हो जाए तो पेशाब ऊपर तक भर जाता है और जैसा गुब्बारा फूल जाए वैसे किडनी फूल जाता है, तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो इसको कोई कोई लोग सूजन बोलते हैं लेकिन एक्चुअली उसको हम बोलते हैं कि अटकाव हो गया, पेशाब का अटकाव हो। चलिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया। डॉक्टर साहब, पानी और किडनी का रिश्ता है, इस रिश्ते को थोड़ा सा आप समझाएं हमें। कोई कोई लोग क्या सोचते हैं, किडनी का कोई भी तकलीफ हो तो पहले पानी पीना चाहिए जी। तो वैसा नहीं है। जब हम किडनी के ऊपर कोई यूरिन में, पेशाब में इन्फेक्शन हो तभी पानी ज़्यादा पीना चाहिए जी। 4 लीटर 5 लीटर तक पानी ज़्यादा पीना चाहिए, वो बराबर बात है। लेकिन अगर किडनी के ऊपर कमजोरी आ जाए, वीकनेस आ जाए, या फिर उसकी वजह से शरीर में से पानी नहीं निकले और पैर में सूजन आ जाए, तो उल्टा उसमें हम कहते हैं कि पानी कम पियो जी। क्योंकि किडनी के उस अंदर ताकत नहीं है कि पानी निकाल सके, और हम उसमें कह रहे हैं कि पानी और ज़्यादा दो, तो जो पैर में पानी भर गया है वो बाद में फेफड़े में और लंग्स में भर जाएगा और सांस अटक जाएगी। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो बीमारी है उसकी तरफ, उसके हिसाब से हम बताते हैं कि पानी पीने का कि नहीं पीने का। कोई लोग कहते हैं कि सुबह उठकर डायरेक्ट 2 लीटर पानी पियो, 3 लीटर पानी पियो सुबह सुबह जी। ब्रश करने के बाद, वैसा कोई ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि अंदाजन पूरे दिन में हम जो 6 से 8 बड़े गिलास पानी पीते हैं, जिसका अंदाजन 2 लीटर से 2.5 लीटर तक होता है, उतना बस हो गया। एक ही टाइम पे बहुत सारा पानी पियो या फिर बहुत ज़्यादा पानी पीते रहो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, इस बातचीत के दौरान, अभी इस जवाब के दौरान आपने एक बात कही कि पैर में सूजन आ जाती है, यानी किडनी में अगर कोई तकलीफ है तो उसका एक लक्षण होगा पैर में सूजन। इसे थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि पैर में कई बार सूजन काफी देर बैठे बैठे भी आ जाती है, तो वो पैर की सूजन किडनी की वजह से आई है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? जब भी पैर में सूजन आ जाए तो वो एक बीमारी है जी। तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो थायराइड की वजह से हो सकता है, एक लीवर की वजह से हो सकता है, और लीवर के ऊपर जो तकलीफ होती है वो शराब की वजह से कॉमन होती है, पीलिया की वजह से कॉमन होती है। फिर हमारे थायराइड की वजह से पैर में सूजन आ सकता है, और हार्ट की वजह से आ सकता है। दिल की कमजोरी की वजह से, हार्ट का पंपिंग कम होने की वजह से भी पैर में सूजन आ सकता है, और किडनी की वजह से आ सकता है। जो किडनी की वजह से पैर में सूजन आता है उसमें कॉमनली किडनी वीक होती है, किडनी में से प्रोटीन जाते रहता है, किडनी का क्रिएटिन बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें सूजन आ सकता है। तो जब भी आपको पैर में सूजन आ जाए तो ये 5 ऑर्गन्स यानी लिवर, थायराइड, हार्ट, किडनी
और थायराइड, ये सब का हम चेकअप करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि किस वजह से पैर में सूजन आया है और फिर उसके मुताबिक फिर आगे का ट्रीटमेंट किया जाता है। जब किडनी की वजह से पैर में सूजन आता है तो फिर हम उसको पानी कम पीने को बोलते हैं। जो भी प्रोटीन जा रहा है उसको हम सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं। और अगर क्रिएटिन बढ़ा हुआ है तो फिर उसके मुताबिक हम सोनोग्राफी करके देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्रिएटिन बढ़ने का कारण कौन सा है और उसके हिसाब से कोई ट्रीटमेंट मुमकिन है कि नहीं। अगर डायबिटीज़ की वजह से किडनी के ऊपर असर हुआ है और प्रोटीन जा रहा है, क्रिएटिन बढ़ गया है और पैर में सूजन है, तो वो कंट्रोल हो सकता है लेकिन निकल नहीं जाएगा, सूजन आते जाते रहेगा। तो इस पेशेंट को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि उसकी किडनीज वीक है और उसको जितना बरकरार रखे, किडनी को जितना हम प्रोटेक्ट करें वो बेटर रहेगा। डॉक्टर साहब, इस पूरी बातचीत के दौरान बहुत बार आपने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बात कही है कि किडनी में ये हो जाए तो ये हो जाएगा, उसका अंतिम मतलब तो वही है, लेकिन फिर भी एक कॉमन सा शब्द बन गया है लोगों के बीच में। क्या हुआ था? मतलब किडनी फेल हो गई। जो 10-15 साल पहले का जो हमारा मेडिकल नॉलेज था उसमें किडनी की बीमारी को किडनी फेलियर कहते थे, लेकिन फेलियर शब्द बहुत कठोर शब्द है जी, कि सब कुछ खत्म हो गया। किडनी अगर काम भी नहीं करे तो भी उसका बाकी का जो काम है, हीमोग्लोबिन, खून को मेंटेन करना, हड्डी को मेंटेन करना, कैल्शियम, फास्फोरस, पैराथायराइड हार्मोन मेंटेन करना, वो भी चालू रहता है। यानी किडनी कंप्लीट जीरो नहीं होती, भले पेशाब तैयार ना करे, पॉइजन बाहर ना निकाले, क्रिएटिन बाहर ना निकाले, फिर भी किडनी थोड़ा थोड़ा काम करते रहती है। तो इसकी वजह से मेडिकल नॉलेज में थोड़ा बदलाव आ गया और किडनी फेलियर करके जो शब्द है उसको हमने मेडिकल नॉलेज से ही निकाल दिया है जी। तो अभी नया शब्द है क्रॉनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी इंजुरी। तो फेलियर शब्द जो है वो यूज नहीं होता है। आपकी किडनी कमजोर हो गई है, ज्यादा कमजोर हो गई है, आपको किडनी को डायलिसिस की जरूरत है, ऐसे सब कहा जाता है। तो आम आदमी के लिए वो शब्द फाइनली फेलियर उनके दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि ज़्यादा कमज़ोर हो गई। जी, तो अभी आपने इसमें एक्यूट और क्रॉनिक, इनको भी एक थोड़ा सा अगर आप थोड़ा शॉर्ट में समझा दें लोगों को कि एक्यूट किस तरह से, क्रॉनिक किस तरह से, उसमें किस तरह से हम बच सकते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे। तो एक्यूट जो बोलते हैं कि अगर समझो किसी मरीज को मलेरिया हो गया, मलेरिया की वजह से वो आईसीयू में एडमिट है और उसके सारे जो अवयव हैं उनके ऊपर तकलीफ हुई है, सांस लेने में तकलीफ है, फेफड़े के ऊपर तकलीफ है और उसको किडनी के ऊपर प्रेशर आ गया है, तकलीफ आ गया है। मलेरिया ठीक हो गया ट्रीटमेंट से, उसके बाद में पूरा शरीर ठीक हो जाता है, उसमें वो फेफड़े भी ठीक हो जाते हैं, ऑक्सीजन बंद हो जाता है और किडनी भी ठीक हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजुरी। तो ये कंप्लीटली रिकवरेबल होने का चांस रहता है। जो बीमारी की वजह से पूरे शरीर के ऊपर तकलीफ हो गया, वो बीमारी हट जाए तो पूरा शरीर ठीक होने का अच्छा अनुमान लगा सकते हैं जी। तो ये एक्यूट का मतलब है कि डॉक्टर की जांच में डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि ये पूरा ठीक हो सकता है। जब हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं तो डायबिटीज की वजह से किडनी के ऊपर तकलीफ है, उसको डैमेज नहीं बोलेंगे लेकिन बोलेंगे कि इफेक्ट है डायबिटीज का, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। तो ये यूजुअली परमानेंट तकलीफ रहता है, ये कम नहीं होगा। और जैसे हम कहेंगे कि अभी जैसे उम्र बढ़ेगी तो 4 सफ़ेद बाल के 8 सफ़ेद बाल होंगे, फिर 16 सफ़ेद बाल होंगे, तो जो वीक है वो और वीक होगा। हर एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि अभी मेरी किडनी डायबिटीज से वीक है और मेरा जो क्रिएटिन है, खून में जो पॉइजन है, सबका नॉर्मल लेवल 1 है लेकिन इस मरीज का लेवल 2 है, तो डबल हो गया। तो ये 2 पर ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा कि पेशेंट हमें रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो किडनी वीक है, जैसा उम्र बढ़ेगा वो और वीक होगा, तो 2 का धीरे धीरे 2.5 होगा, धीरे धीरे 3 होगा, धीरे धीरे 3.5 होगा। तो ये धीरे धीरे क्रिएटिन बढ़ने ही वाला है, उसको कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट आज तक रोक नहीं सका है। आप भले आयुर्वेदिक करें, होम्योपैथिक करें, एलोपैथिक की सपोर्टिव दवाइयाँ लें, जो उम्र की वजह से जो एजिंग है, जो वीकनेस होता है और ज़्यादा वीकनेस होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जी, तो डॉक्टर साहब ये क्रिएटिनी के जहर की बात की आपने, क्रिएटिनी का जो जहर है, ये जहर अगर बढ़ता जा रहा है तो हमारे शरीर में दूसरी तरफ ये किस तरह की और परेशानियां खड़ी कर सकता है? क्रिएटिन जो मेटाबोलाइट है, जो जहर है खून में, उसकी वजह से एक्चुअली तकलीफ कम होती है, लेकिन जो बाकी के मेटाबोलाइट्स है उससे ज़्यादा होती है। तो एक तो पैर में सूजन आ सकती है, भूख लगना कम हो जाता है, खाना देखकर ही उल्टी हो जाता है, सांस अटकती है, सांस फूल जाती है, पेशाब होना कम हो जाता है
और फाइनली बहुत ज़्यादा अगर जहर क्रिएटिन खून में आ जाए 10, 11, 12 तो फिर बेहोश भी हो सकता है और मौत भी हो सकती है। तो ये तो बड़ी आपने डराने वाली बात कर दी, लेकिन साथ साथ मुझे याद आ रहा है कि किडनी चेंज भी हो जाती है, जिसको किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो जब किडनी, अब चूंकि अब फेल तो होती नहीं किडनी, आपने बता दिया, लेकिन फिर भी किडनी ट्रांसप्लांट करने की नौबत क्यों आती है और किस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट होती है? जो सबसे आम टेस्ट हम करते हैं किडनी का, उसको क्रिएटिन ही बोलते हैं, खून का टेस्ट। तो वो जब डायबिटिक पेशेंट में 6 क्रिएटिन तक पहुंचता है, या फिर जिसको डायबिटीज़ नहीं है, कोई और कारण से किडनी खराब हुई है, तो वो 8 या 10 क्रिएटिन तक पहुंचता है, तो फिर हम उसको डायलिसिस पे चालू कर देते हैं, खून सफाई पे चालू करते हैं, जो मशीन पे होता है। उसको शुरुआत में हम गले से डायलिसिस कैथेटर लगा के डायलिसिस करते हैं, और उसके बाद में हम हाथ पे छोटा सा मशीन बिठाते हैं, उसको फिस्टुला बोलते हैं, आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। तो उसकी वजह से फिर खून मशीन में जाकर वापस आता है और साफ हो जाता है मशीन में। जब ये नौबत आती है, उसके बाद में हम किडनी ट्रांसप्लांट करने को बोलते हैं। तो घर का जो डोनर रहता है या फिर एक्सीडेंट पेशेंट का जो लिस्ट है, उसमें से जो सरकार से किडनी मिलता है, तो एक किडनी उसमें बिठाया जाता है पेशेंट में, और फिर वो अच्छी हेल्दी किडनी रहती है काम करने वाली, इसकी वजह से इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। डॉक्टर साहब, एक जल्दी से अगर आप ये बता दें कि किडनी को अगर आपको इंटैक्ट रखना है, अगर एकदम सही रखना है, तो आपका जो लाइफस्टाइल है उसको, उसमें खान पान किस तरह से होना चाहिए? एक तो किडनी के ऊपर मेन हम कहते हैं व्हाइट पॉइजन, शक्कर और नमक। तो जितना हम शुगर और सॉल्ट का इस्तेमाल कम करेंगे, उतना डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कम होता है। तो उसकी वजह से जो किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है वो कम होता है। डायरेक्ट कोई खाना किडनी को खराब नहीं करता है, लेकिन जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं कि हम तेल और घी का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, हम एक्सरसाइज करें, हम हेल्दी डाइट लें जिसमें फ्रूट्स ज़्यादा हों। नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं, उसका कोई वैसा तकलीफ नहीं है किडनी के ऊपर डायरेक्टली, लेकिन जो एक हेल्दी डाइट बोलते हैं कि उसमें सलाद खाएं, हम फ्रूट्स खाएं जिससे फाइबर मिले, तो ये सब चीज़ से हेल्दी बॉडी और हेल्दी किडनी रहती है। और एक जो मैंने बोला, नॉर्मल पानी पीना है 2 से 2.5 लीटर दिन का, एकदम बहुत ज़्यादा पानी 4-5 लीटर पीने का वैसे तो ज़रूरत नहीं है। जी, हमें उम्मीद है कि पेशाब से जुड़ी बीमारियां हों, किडनी की बीमारियां हों, डायबिटीज़ की बीमारियां हों, ये सारी बीमारियों से जुड़ी जो भ्रांतियां छोटी मोटी थीं, आज आपकी कुछ हद तक दूर हो गई होंगी। और एक स्वस्थ जीवन के लिए आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आज डॉक्टर संदीप भुरके, जो एक विख्यात नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी बातों से आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज विविध भारती के इस बहुत ही विख्यात कार्यक्रम सेहतनामा में आने के लिए और हमारे तमाम श्रोताओं को इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए। मैं अपने भाइयों और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि मेन जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इसके ऊपर से आप चौकन्ना रहें। आप अपना शुगर और ब्लड प्रेशर चेक करें, साल में एक बार भरे करें, लेकिन करें, तो उससे जो किडनी के ऊपर तकलीफ आगे होने वाली है उसको हम रोक सकते हैं। शक्कर और नमक, ये जो व्हाइट पॉइजन है, उसका इस्तेमाल कम करें। धन्यवाद। किडनी से जुड़ी समस्याएं और समाधान, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप भुरके से अमरकांत दुबे की ये बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी वंदना ठाकुर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो 7 दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।